क्या दिखा रहा हूँ मैं, ये सोच रहे हो क्या? तो मैं ये से सोच रहा हूँ, जैसे ये बॉटल है, इसकी आपको परछाई दिख रही है। क्या इसी तरीके से हम वेक्टर्स की भी परछाई निकाल सकते हैं क्या? तो जानना है तो चलो वीडियो में। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि अभी तक हम क्या कर रहे थे। मैंने आपको पिछली वीडियो में एडिशन ऑफ वेक्टर समझाया था। उसमें मैंने क्या बोला था कि बस कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को क्या करना है, ऐड करना है, आपको एडिशन मिल जाएगा वेक्टर्स का। अगर आपसे कोई सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पूछ लेगा तो क्या करोगे? मुझे पता है भाई, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पूछ लेगा तो क्या करोगे? बस ईच टर्म को आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब हमें समझना है कि क्या हम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो आंसर है हाँ, आप वेक्टर्स को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। और इतना ही नहीं, वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए दो तरीके होते हैं। एक तो होगा डॉट प्रोडक्ट, एक होगा वेक्टर प्रोडक्ट। आज की वीडियो में हम डॉट प्रोडक्ट को, मतलब आज के एपिसोड में हम डॉट प्रोडक्ट को अच्छे से ख़त्म कर रहे होंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम वेक्टर प्रोडक्ट को ख़त्म करेंगे। तो क्या होता है डॉट प्रोडक्ट? जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, यहाँ पे दो वेक्टर्स के बीच में डॉट लगा होता है और इसका फॉर्मूला जो है आपको ध्यान रखना है। जैसे इसमें सिंपल आपको लिखा होगा कि ए वेक्टर लिखा है और बी वेक्टर लिखा है, इनके बीच में डॉट बना होगा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ जाता है? डॉट प्रोडक्ट पड़ जाता है। एक और तरीके का मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर होता है जिसमें हम यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, ऐसा क्रॉस सिंबल यूज़ करते हैं, उसको हम क्रॉस प्रोडक्ट बोल देते हैं, बहुत एनालॉजी के साथ। इसका फॉर्मूला ध्यान रखना है कि क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। मैंने आपको मैग्नीट्यूड निकालना सिखा दिया था कि कैसे निकालते हैं। और बी, और साथ ही साथ क्या लिखोगे? मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू में ध्यान रखना क्या लिख रहा हूँ, कॉस ऑफ थीटा। क्यों? देखो यहाँ पर कॉस ऑफ थीटा आ रहा है। जब आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की बात करते हो तो क्या लिखना है? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा लिखना है। जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तब यहाँ पर क्या आएगा? साइन थीटा आएगा। और साथ ही साथ वहाँ पे डायरेक्शन भी आती है, वो बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो अब ध्यान से मुझे एक चीज़ बताओ कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या होगा? एक स्केलर क्वांटिटी है, या किसी भी चीज़ का मैग्नीट्यूड क्या होता है? स्केलर होता है। ठीक है, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? वो भी स्केलर होगा। अगर आप कॉस थीटा की वैल्यू निकालोगे, चाहे आप कॉस 30 निकालो, चाहे कॉस 60 निकालो, चाहे कॉस 0 निकालो, वो भी क्या होगी? एक स्केलर क्वांटिटी होगी। तो ओवरऑल मैं क्या कहना चाहता हूँ, ओवरऑल मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो पूरी क्वांटिटी बनी, अरे कलर ही चेंज नहीं हुआ भाई। तो मैं ओवरऑल ये कहना चाहता हूँ, ये जो पूरी क्वांटिटी बनी है, ये पूरी की पूरी क्वांटिटी एज इन स्केलर हो जाएगी। इसलिए डॉट प्रोडक्ट का अगर आप बुक में देखोगे एक दूसरा नाम भी दिया हुआ होता है, जिसको इसी को हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। पर नाम से ज़्यादा इनका इंपॉर्टेंट होता है काम। तो आपको ध्यान रखना है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का किसके बराबर आएगा? मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर इनटू में कॉस ऑफ थीटा के बराबर आएगा। अब हमें समझना है कि ये थीटा होता क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और समझते हैं ये थीटा होता क्या है। इसको ध्यान से समझना। इसी में एक और नया कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा मैं कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं। अरे सर ये क्या बता रहे हो, एंगल तो निकालना बहुत आसान होता है। अभी देखते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू कोई पूछता है तो आप उसको आसानी से लिख दोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू में कॉस ऑफ थीटा। अभी जो थीटा होता है, एंगल तो होता ही है, किसके बीच का एंगल है? सिंपल बात है, ये जो वेक्टर्स लिखे हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, इनके बीच के एंगल को ही थीटा बोला जाता है। अब सुनने में बड़ा आसान लगता है कि ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच में जो एंगल बन रहा होगा उसको थीटा बोल देते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ध्यान से समझना। मान लो कि ये हमारे पास क्या है? ए वेक्टर है और कुछ इस प्रकार से हमारे पास बी वेक्टर है। मैंने यहाँ पे क्या करा, 30 डिग्री कुछ एंगल दे दिया मैंने। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछता हूँ कि मुझे बताओ इनके बीच में एंगल क्या होगा। तो सबका एक जवाब आएगा भाई, 30 डिग्री होगा। ठीक है, अब मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करने वाला हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना, मैं थोड़ा सा चेंज करने वाला हूँ। ए वेक्टर को मैंने ऐसे लिखा, अब मैं बी वेक्टर को पलट देता हूँ, मतलब बी वेक्टर को मैंने ऐसे लिख दिया। अभी भी ये एंगल क्या है? 30 डिग्री। अब मैं अगर आपसे पूछता हूं कि मुझे ये बताओ कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल क्या होगा, अगर आप इस केस में 30 डिग्री बोलोगे ना तो आप गलत माने जाओगे। उल्टा इस केस में 30 डिग्री सही है। तो सर क्या मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमें दो वेक्टर्स के बीच में अगर एंगल निकालना है
तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमें दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है तो वो एंगल या तो आप टेल टू टेल निकालो या तो फिर हेड टू हेड निकालो। जैसे यहाँ पर देखो दोनों वेक्टर्स की टेल आपस में मिल रही है, दैट इज ए कोई इनिशियल वेक्टर है। मतलब सिंपल बात समझो कि इन दोनों की जो टेल है आपस में मिल रही है, तो उस समय जो एंगल आप बताओगे वो एकदम सही माना जाएगा। बट यहाँ पे ध्यान से देखो कि यहाँ पे जो इस वाले वेक्टर की ए वेक्टर की टेल मिल रही है और बी वेक्टर का जो हेड मिल रहा है उनके बीच का एंगल 30 डिग्री है। तो सर इस केस में कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। तो फटाफट मैं इनको इरेज कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं एक बहुत बढ़िया चीज़ करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस जो बी वेक्टर है इसको थोड़ा सा खिसका दूंगा। हाँ, इसको ना हम पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स भी बोलते हैं। ये ज़्यादा हम फिजिक्स में पढ़ते हैं पर यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें क्या करते हैं, हम वेक्टर को शिफ्ट कर देते हैं और ऐसा शिफ्ट करने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा ना, वेक्टर में कोई चेंज नहीं आता एज इन शिफ्ट करने से, आप आसानी से शिफ्ट कर सकते हो। वेक्टर्स में पैरेलल शिफ्टिंग अलाउ होती है, ठीक है। तो मैंने इस वेक्टर को थोड़ा खिसका दिया, मैंने इसको थोड़ा ऐसे कर दिया, ठीक है। ये वेक्टर ऐसे था, मैंने इसको क्या कर दिया, थोड़ा खिसका दिया। अभी भी ये क्या रहेगा, बी वेक्टर ही रहेगा, ठीक है। अगर आप पैरेलल शिफ्ट कर रहे हो ना तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये एंगल मुझे बताओ कितना होगा फटाफट। 180 माइनस 30 नहीं हो जाएगा, ये पूरा क्या होता है, लीनियर हो जाता है। तो 180 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 150। तो इस केस में अगर आपसे कोई पूछता है कि इनके बीच में एंगल क्या होगा, तो वो 30 डिग्री नहीं होगा, वो क्या होगा, 150 डिग्री होगा। तो इन शॉर्ट आपको ध्यान रखना है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर इनटू में कॉस ऑफ थीटा। अब ये थीटा क्या होता है, थीटा होता है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। कैसे निकाला जाता है एंगल, टेल टू टेल निकालो या फिर हेड टू हेड निकालो, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम, यूज टू फाइंड एंगल। अब ये क्या लिख दिया मैंने, ध्यान से समझना। डॉट प्रोडक्ट का हम देखते हैं भाई यूज क्या होता है। यूज की बात करते हैं तो हम इसका यूज करते हैं टू फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। जैसे हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है तो हम डॉट प्रोडक्ट की मदद से निकाल सकते हैं। कैसे, अभी देखते हैं। मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर कितना आता है, यह आता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू में कॉस थीटा आता है। अब थीटा क्या होता है, यही तो एंगल होता है, किसके बीच का एंगल होता है, ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच में। तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि जो कॉस थीटा हो जाएगा दैट इज नथिंग बट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, मतलब उन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, ऊपर किससे डिवाइड कर दो, फिर इनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। ये यार ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो हम क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। पर आई थिंक अभी आपको समझ आया होगा कि डॉट प्रोडक्ट का यूसेज क्या होती है। इसको एज इन एकदम रट लो कि डॉट प्रोडक्ट, अगर हमें कभी भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना होता है तब हम डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट यूज नहीं करते, उसको निकालना थोड़ा टेढ़ी चीज हो जाता है। तो हम क्या यूज करते हैं, हमेशा हम यूज करते हैं डॉट प्रोडक्ट टू फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। मैंने आपको शुरुआत में एक क्लिप दिखाई थी जहां पर मैं बॉटल की परछाई की बात कर रहा था, वही वाला टॉपिक आ चुका है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, वही टॉपिक आया है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। तो शुरुआत करते हैं यार इस टॉपिक की। तो बहुत ही सिंपल टॉपिक होता है, यहाँ पर आपको अगर आप फॉर्मूला भी ध्यान से याद रखोगे ना आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। पहली बात तो हाँ, हम वेक्टर्स की जो है परछाई एज इन निकाल सकते हैं। इसमें हमें, अगर आप कॉमर्स वाले हो तो इस पर उतना फोकस मत करना, सीधा सीधा फॉर्मूला पे ध्यान रखना, आप समझ जाओगे। पर फिजिक्स वाले तो भाई उड़ा देंगे इसको, ठीक है। ध्यान से समझना। जैसे कि मानो कि मेरे पास ये वेक्टर है और इसकी लेंथ क्या है, मान लो 5 है। इसकी लेंथ मैंने क्या बोल दी, 5। मैं इस तरीके से मैंने ये दो लाइंस बना दी और ये एंगल क्या है, 30 डिग्री है। तो यार फिजिक्स में हम पढ़ते हैं कि अगर ये 5 लेंथ है इसकी और ये एंगल 30 डिग्री है, तो यहाँ पे जो उसका कंपोनेंट आएगा या इसकी जो परछाई आ जाएगी वो 5 cos 30 आ जाती है, और इस साइड जो आती है ना वो 5 sin 30 आ जाती है। अब ये जो चीज़ आई है ना, इसी को हम किसी की प्रोजेक्शन निकालना बोलते हैं। जो 5 cos 30 आया ना, इसी को प्रोजेक्शन निकालना बोलते हैं। सर कुछ समझ नहीं आया, अभी समझ आएगा, ध्यान से समझना। मान लो आपसे कोई बोलता है हमें ए वेक्टर की
प्रोजेक्शन निकालनी है बी वेक्टर पर। अभी मैं इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ही बता दूंगा, पहले समझते हैं। अच्छा, तो मान लेता हूँ मैं बी वेक्टर कुछ ऐसा था और मेरा ए वेक्टर कुछ ऐसा था। मैंने मान लिया इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा। देखो टेल से टेल मिला रखी, तो इसलिए मैंने थीटा इनको बोल दिया। तो अगर इसके मैग्नीट्यूड को मैं ए बोल देता हूँ तो इसकी बी वेक्टर की और प्रोजेक्शन कितनी हो जाएगी, ए कॉस थीटा नहीं हो जाएगी। अभी मैंने आपको बताया, क्वेश्चन में आपको यही बोलेगा कि ए वेक्टर है, ए वेक्टर की प्रोजेक्शन निकालनी है ऑन द बी वेक्टर। प्रोजेक्शन मतलब परछाई निकालनी है आपको। तो ए वेक्टर की प्रोजेक्शन निकालनी है बी वेक्टर पे। तो ये ए वेक्टर था, तो मैग्नीट्यूड कितना मान लिया मैंने, ए मान लिया, ठीक है। और ये थीटा हो गया। तो इस तरफ अगर आप ऐसे प्रोजेक्शन निकालोगे तो क्या निकालोगे, इसको ए कॉस थीटा निकालोगे। अब ए कॉस थीटा पता है क्या, ए कॉस थीटा बेसिकली आपका होता है, लेट मी जस्ट यूज इरेजर और मैं इस डायग्राम को मिटाता हूँ। तो हमारे पास प्रोजेक्शन कितनी आ गई, देखो वैल्यू तो हमारे पास आ गई। अब बार बार हमें इसको याद कैसे रखना है वो ध्यान से समझना। ये बेसिकली है ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। कैसे सर, ये इसके बराबर कैसे हो गया, देखो इसको कैसे तोड़ोगे, इसको तोड़ोगे मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। मतलब मॉड ऑफ बी वेक्टर ऊपर भी आया, मॉड ऑफ बी वेक्टर नीचे भी है, देखो ध्यान से। तो मॉड ऑफ बी वेक्टर तो कट गया, ऊपर क्या बच गया, मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू कॉस थीटा। यही तो लिखा है मैंने वो। ओहो, समझ आ गया सर। तो अब मैं आपको डायरेक्ट यार एक ही बारे में बताऊंगा कि इसको आखिरी में एकदम याद कैसे रखते हैं। सिंपल एक फॉर्मूला ध्यान रखो, अगर आपसे कोई पूछता है कि ए वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है बी वेक्टर पे, सबसे पहले क्या लिख दो, ऊपर लिख दो, हम लिख देंगे ऊपर डॉट प्रोडक्ट। फिर जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है, जैसे ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर पर निकालना है, तो नीचे मैग्नीट्यूड रख दो उसका जिस पर प्रोजेक्शन निकाल रहे हो। अगर आपसे कोई पूछता कि हमें प्रोजेक्शन बताओ ए वेक्टर ऑन सी वेक्टर, तो उसको कैसे लिखते, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर डिवाइडेड बाय, अब किसके ऊपर प्रोजेक्शन निकाल रहे हो, सी वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन निकाल रहे हो, तो नीचे क्या आ जाएगा, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नीचे आ जाएगा। समझ गए। आगे चलते हैं, और आगे हमें आई थिंक अब हमें बात करनी होगी, कार्टेशियन फॉर्म की बात करनी होगी। तो यार फटाफट से हम कार्टेशियन फॉर्म को समझ लेते हैं। कार्टेशियन फॉर्म बेसिकली, जैसे हमने अभी आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे वेक्टर को जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस में सी के कैप, उसी को कार्टेशियन फॉर्म बोल दिया जाता है। ठीक है, तो बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, जनरल रिप्रेजेंटेशन दिया और उसी को कार्टेशियन फॉर्म कहा जाता है। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पर हमें समझना है कि डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाला जाएगा अगर दो वेक्टर आपको कार्टेशियन फॉर्म में गिवन दे रखे। जैसे बहुत सिंपल होता है, बहुत सिंपल। मान लो एक्स वेक्टर आपको दे रखा है 2i कैप प्लस में 4j कैप प्लस में 6 टाइम्स ऑफ k कैप, और जो दूसरा वेक्टर आपको y वेक्टर दे रखा है, मान लो वो दे रखा है आपको i कैप प्लस में 2j कैप, इसमें k कैप नहीं दिया, उनकी मर्जी भाई, ठीक है कोई बात नहीं। तो यार इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, कैसे निकालोगे, पहली बात भाई जब हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमें कोई डायरेक्शन तो मिलने नहीं वाली, मैंने आपको पहले ही बताया, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट को एक और नाम होता है स्केलर प्रोडक्ट। हमें सिर्फ और सिर्फ ना मैग्नीट्यूड मिलने वाला है। कैसे निकालोगे, बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो एक्स वेक्टर डॉट ऑफ वाई वेक्टर, मैंने डॉट का यूज़ करा, कुछ नहीं करना, कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। जैसे इसके आई के आगे क्या लिखा है 2, इसके 2 लिखा हुआ है, इसके आई के आगे क्या लिखा है 1, तो 2 1 जा 2 कर दो, प्लस कर दो। इसके जे के आगे क्या लिखा है 4, इसके जे के आगे क्या लिखा है 2, तो 4 2 जा क्या हो जाएगा 8 कर दो। प्लस में इसके के आगे क्या लिखा है 6, और इसके आगे तो भाई मतलब के ही नहीं लिखा था, 0 ही लिखा है, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। तो 8 और 2 कितना हो गए 10, आ गया डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या करना होता है, जब आपके वेक्टर्स कार्टेशियन फॉर्म में गिवन हो, कुछ नहीं करना, बस कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करो, ऐड करके लिख दो। और एक बात ध्यान रखना है, इसमें कोई डायरेक्शन मत लगा देना, पता चले आई कैप जे कैप के कैप लगा रहे हो, नहीं भाई, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है, हमारे पास एक स्केलर जनरेट होता है। तो हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना 2 तरीकों से आ चुका है, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं उन दोनों तरीकों को। मैंने आपको सबसे पहले बताया कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर एल्जेब्रिकली आप कैसे निकाल सकते हो, मॉड ऑफ ए वेक्टर
मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा है। यहाँ पर जब हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे तब वहाँ पर साइन थीटा आएगा। अगर हम कार्टेशियन फॉर्म की बात करें, मतलब कार्टेशियन फॉर्म में गिवन दे रखे होंगे, तो हमें बस क्या करना है, कॉरस्पॉन्डिंग जो टर्म्स होंगे आई के उनको मल्टीप्लाई करो, प्लस कर दो। जो वाई वाले टर्म्स होंगे उनको मल्टीप्लाई करो, मतलब जे कैप वाले, और जो के कैप वाले टर्म्स होंगे उनको मल्टीप्लाई करो, और सिंपली हमें ऐड कर देना है इन ऑर्डर टू गेट द डॉट प्रोडक्ट जो वेक्टर्स कार्टेशियन फॉर्म में लिखे गए हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये सारे कंसेप्ट जो है ना आपकी यूज होने वाले हैं। अब जो मैंने इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ना एक फनी नाम रख दिया इसका, डॉट प्रोडक्ट मेरा ही। मतलब अब हम उसी बंदे का डॉट प्रोडक्ट लेने वाले, मतलब अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम कर रहे थे ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर, और मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ इस पर स्टार बना लो, और इस प्रॉपर्टी को ना ध्यान रख लेना, क्यों, बहुत ज़्यादा यूज होने वाली है। अभी हम क्या कर रहे थे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाल रहे थे। डॉट प्रोडक्ट मेरा ही, मतलब मेरा ही डॉट प्रोडक्ट निकाल दो, मतलब ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसी के साथ निकालोगे तो क्या आएगा, बहुत सिंपल है, ध्यान से समझना। तो ये कैसे लिखोगे यार, फॉर्मूला तो मैं याद हो चुका है। हम लिखेंगे इसको मॉड ऑफ ए, फिर अगर ये बी होता तो क्या लिखते हैं, मॉड ऑफ बी, पर यहाँ पे तो ए है तो क्या लिखोगे, मॉड ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब देखो ध्यान से, ए वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में एंगल क्या होगा, 0 डिग्री हो गया यार, सेम ही तो हो गया, ए वेक्टर तो सेम ही है। तो ए वेक्टर जो से ऊपर देखो, तो ए वेक्टर सेम डायरेक्शन में ही है, तो उनके बीच का एंगल क्या होगा, 0। और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और मॉड ए को मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, मॉड ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बेसिकली जो है आपके पास रिजल्ट आता है। मतलब अगर आप सेम वेक्टर का ही डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो कुछ नहीं करना, बस आपको उठा के स्क्वायर कर देना है। इन शॉर्ट हम देखते हैं फटाफट, अगर ए वेक्टर का डॉट ले रहे हो बी वेक्टर के साथ तो क्या आता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू में कॉस थीटा। बट अगर सेम ही ले रहे हो, मतलब ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर ले रहे हो, कुछ नहीं करना, मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर कर दो बस। क्लियर। अब कुछ कुछ क्या करते हैं, ये जो मैंने जेल बनाई है ना, मॉड का सिंबल बना है, ये सिंबल भी नहीं बनाते और डायरेक्टली ए स्क्वायर लिख देते हैं, तो उसमें भी कोई गलती नहीं है, वो भी एकदम सही माना जाता है। अब कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर बहुत ही प्यारा सवाल है। इस कंडीशन को भी आपको याद ही रखना है, समझ में आ जाएगा, आपको एकदम याद भी रखना है। जैसे मैंने आपको क्या बताया कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर कब होंगे, ये हमें बेसिकली समझना है। तो अगर ए डॉट बी की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ से हम समझते हैं कि भाई ये बराबर होगा मॉड ए मॉड बी कॉस ऑफ थीटा के बराबर होगा। और थीटा क्या होता है, दो वेक्टर के बीच का एंगल होता है। अज्यूम करो कि ए वेक्टर बी वेक्टर परपेंडिकुलर है, मुझे किसी ने बताया कि ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है। अगर दोनों परपेंडिकुलर है तो आप मुझे एक बात बता सकते हैं, दोनों के बीच का एंगल जो है 90 डिग्री होने वाला है। तो यहाँ पर आप क्या रखोगे, cos 90 रखोगे, और cos 90 कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ से ये पूरी क्वांटिटी क्या हो गई, 0 हो गई। मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना आ गया, 0 आ गया। तो शॉर्ट में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तो उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, जिससे cos 90 0 हो जाएगा, और जिससे इवेंचुअली क्या होगा कि उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 हो जाएगा। तो शॉर्ट में ध्यान रखना है कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ऐसा कन्वर्स भी कभी कभार पूछ लिया जाता है कि अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो क्या वो परपेंडिकुलर हो सकते हैं, जरूरी नहीं है, ऐसा हो सकते हैं। कैसे, अभी इसको समझाते हैं। इसके ऊपर जो मैंने अभी लाइन बोली ना, इसके ऊपर मैं इसको थोड़ा अच्छे समझाऊं कि इसके ऊपर एनसीईआरटी पे क्वेश्चन भी है इसी के कन्वर्स पर। कन्वर्स ये कहता है कि अगर देखो, ये बात तो हमेशा ट्रू है, अगर मान लो ए वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो आप ऑलवेज कह सकते हो कि इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि cos 90 क्या होता है, 0 हो जाता है। ठीक है, पर लेकिन अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 है तो आप ऑलवेज नहीं बोल सकते हो, ऑलवेज नहीं बोल सकते कि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे। क्यों, जैसे मान लो अगर मुझे किसी ने बोला कि भाई ये परपेंडिकुलर नहीं है 60 डिग्री पे, मान लेता हूँ, क्या अगर ये 60 डिग्री में होंगे क्या तब भी इनका डॉट 0 आ सकता है, क्या आ सकता है। ध्यान से देखो, इसको अगर आप ओपन करोगे तो क्या बनता है, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा।
अगर कॉस थीटा जीरो नहीं है तो मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी भी तो जीरो हो ही सकता है ना। तो इसका जो कन्वर्ज है वो हो सकता है ट्रू हो, पर ऑलवेज ट्रू हम नहीं बोल सकते। तो एकदम एंड में बस ये बोलना चाहूंगा कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो आप आसानी से बोल सकते हो कि उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। बट अगर उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो है, ठीक है, तो आप हमेशा ऑलवेज नहीं बोल पाओगे कि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है। बट एक और चीज ध्यान रखना, अगर वो कुछ ऐसे बोल रहा है कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो है और उन वो जो वेक्टर्स है उनका मैग्नीट्यूड अगर आप निकालोगे तो वो जीरो नहीं आएगा, तब आप आसानी से बोल सकते हो दो वेक्टर परपेंडिकुलर है। जैसे उसने बोला कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जीरो आ रहे हैं, साथ ही साथ उसने बोल दिया कि अगर आप मॉड ए और मॉड बी निकालोगे तो ये जीरो के बराबर नहीं आएगा। तो अगर इसको ओपन करोगे तो क्या बचता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा बनता है। अब मॉड ए मॉड बी तो जीरो नहीं हो सकता, मतलब कॉस थीटा को जीरो होना ही पड़ेगा, थीटा को 90 होना ही पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी। अरे कहीं और चला गया मैं, ठीक है। तो कॉस थीटा को जीरो होना पड़ेगा और थीटा को भी फिर 90 डिग्री होना पड़ेगा, और थीटा 90 मतलब दोनों वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एक नए कॉन्सेप्ट को। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ये भी एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। 3 पॉइंट कोलिनियर ओ। आखिरी के 2 टॉपिक्स बचे हैं तो कुर्सी पे बैठे रहो। जैसे मुझे एक चीज बताओ कि जब मैं 2 का स्क्वायर करता हूं तो यार सब बोलते हो फटाफट से 4। भाई साहब मैंने पूछा भाई साहब 3 का स्क्वायर, फटाफट बोला 9। क्या कर रहे हो आप? अच्छा मैंने पूछा भाई क्या कर रहे हो आप, तो आपने बोला सर जब हम 3 का स्क्वायर पूछते हैं तो हम क्या करते हैं, 3 इंटू 3 9 कर देते हैं। मैं बोला ठीक है, बहुत सिंपल है। अगर 2 का स्क्वायर पूछो तो क्या कर रहे हो उसमें, आप 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 कर देते हो, ठीक है। अब यही चीज ना मैं वेक्टर में पूछता हूँ आपसे, अभी फंसोगे। मान लो अगर मैं आपसे पूछ लूं कि अगर मैं ए वेक्टर का स्क्वायर करूं तो वो क्या आएगा। जैसे अभी 2 के स्क्वायर को आप कैसे लिख रहे थे, 2 इंटू 2। 4 के स्क्वायर को क्या लिख रहे थे, 4 इंटू 4 लिख रहे थे, मतलब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे। अब यहां दिक्कत ये है कि मेरे पास 2 तरीके हैं, 2 तरीके मल्टीप्लाई करने के 2 तरीके होते हैं। मैं इसको ये भी लिख सकता हूं ए वेक्टर डॉट ऑफ ए वेक्टर, जैसे 2 इंटू 2 करते हो वैसे यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ए डॉट ए कर सकता हूँ। या अभी हम जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मैं इनको ये भी लिख सकता हूँ, ए वेक्टर क्रॉस ऑफ ए वेक्टर भी लिख सकता हूँ। तो कौन सा ट्रू है इसमें, फटाफट से बताओ। तो इस चीज को ध्यान रखना है आपको कि इसमें हम जो है ये वाले को ट्रू ले लेते हैं, डॉट वाले को। मतलब अगर आप किसी भी वेक्टर का स्क्वायर करोगे तो वो क्रॉस के मल्टीपल के बराबर नहीं आएगा, बट हम उसको जो है ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख सकते हैं। जैसे इसके आगे और बताऊंगा। जैसे अगर ए वेक्टर का कोई आपसे स्क्वायर पूछता है तो आप उसको क्या लिख सकते हो, आपके दिमाग में आना चाहिए भाई ये तो वेक्टर है, और वेक्टर को हम 2 तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इसको क्या लिखूं, ए डॉट ए लिखूं या ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर लिखूं। तो आपको इस चीज को एज अ फैक्ट की तरह ध्यान रखना है कि हम इसको ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिखते हैं। तो अगर आपने एक बार ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख दिया तो आपको मेरा पिछला कॉन्सेप्ट याद आ गया कि डॉट प्रोडक्ट मेरा ही, मतलब मेरा ही डॉट प्रोडक्ट निकाल दो। अभी हमने समझा था इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा मॉड ए का स्क्वायर, या आप डायरेक्टली बोल दो ए स्क्वायर। क्यों आता है ऐसा, ये किसके बराबर हो जाएगा, ए डॉट ए किसके बराबर होगा, मॉड ऑफ ए इंटू कॉस जीरो, क्योंकि भाई सेम वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा 0 डिग्री, और कॉस 0 1 होता है। मॉड ए कितना हो गया, मॉड ए का स्क्वायर हो गया। सिंपल सा मतलब है। अगर स्क्वायरिंग कहीं भी दिख जाए तो उसका मतलब क्या होता है, आपको डॉट प्रोडक्ट से खोल के लिखना है, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट ना आपको एनसीईआरटी में दिखेगा नहीं, बट इससे रिलेटेड क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, अभी हम अगली वीडियो में इसको सॉल्व भी करेंगे एक्सरसाइज को। पहले मैं बता रहा हूँ कहाँ पर जो है यूज होगा आपका। वो कुछ ऐसा होता है कि ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर प्लस में सी वेक्टर आपको 0 दे रखा होगा, मतलब आपको कुछ ना इक्वेशन दे रखी होगी। एनसीईआरटी में तो एक ही क्वेश्चन है, बट अगर आप अदर बुक्स उठाते हो जैसे एनसीईआरटी एग्जाम्पल, वहां पे आपको भर भर के मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन। इसकी फॉर्म आप ध्यान रखना कि इसमें क्या होता है कि आपको एक इक्वेशन गिवन होती है, जैसे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0।
हो सकता है कुछ ऐसा आ जाए, ए वेक्टर प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर प्लस 1/3 टाइम्स ऑफ सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। मतलब कुछ ना कुछ तो आपको इक्वेशन दे रखी होती है और आपसे कुछ वैल्यू पूछता है। जैसे आपसे पूछ लेगा कि मुझे बताओ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस में ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर की वैल्यू कितनी आएगी। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जहां पर आपको एक इक्वेशन से वैल्यूज निकालनी होती है, ठीक है, तो उस केस में हम ये इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। क्या करना होता है, बस इस चीज को क्या कर दो, स्क्वायर कर दो दोनों साइड, फिर इसको डॉट के टर्म्स में खोल दो। देखेंगे हम अगले वीडियो में, बहुत मजा आने वाला है। तो कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज कर लेना कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है। ए वेक्टर का स्क्वायर का मतलब है ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। मैं उसको दो तरीके से लिख सकता हूं, पर मैं डॉट को ज्यादा प्रेफर करूंगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आखिरी पॉइंट आ गया आपका। ये प्रूफ वाले क्वेश्चन बहुत तकलीफ देते हैं, उन्हीं को आज हम खत्म करते हैं। 3 पॉइंट कोलिनियर। एट द एंड ऑफ द एक्सरसाइज में आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जहां पर आपको बताना पड़ेगा कि 3 पॉइंट कोलिनियर को प्रूफ करना है। बेसिकली बताना नहीं है, प्रूफ करना है आपको, ठीक है। थोड़ा ब्राइट कलर ले लेता हूं। 3 पॉइंट को आपको क्या प्रूफ करना है, कोलिनियर। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में है तीनों, ऐसा आपको जो है प्रूफ करना है। कोलिनियर सुन के आपको कुछ याद आ रहा है? मैंने आपको सबसे पहले लेक्चर में बताया था कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं। क्या होते हैं वो? पैरेलल वेक्टर्स को कोलिनियर वेक्टर्स कहा जाता है। क्या कंडीशन आती है, ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। तो अगर 3 पॉइंट को कोलिनियर करना है ना, तो एक ट्रिक बताता हूं, कुछ मत करो, 2 वेक्टर्स को कोलिनियर प्रूफ कर दो। अगर 3 पॉइंट कोलिनियर प्रूफ करने हैं तो 2 वेक्टर्स को कोलिनियर प्रूफ कर दो। जैसे कि अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, एक काम करो आप ए बी वेक्टर बना लो। पॉइंट से आपको वेक्टर बनाना भी मैंने सिखा दिया था। फाइनल माइनस इनिशियल आई कैप लिख दो, फाइनल माइनस इनिशियल जे कैप लिख दो। आई थिंक सेकंड वीडियो में मैंने आपको ये बताया था, ठीक है। फिर यहीं से आप एक काम करो, बीसी वेक्टर भी बना लो और इन दोनों वेक्टर को क्या प्रूफ कर दो, कोलिनियर प्रूफ कर दो। कोलिनियर मतलब ऐसा प्रूफ कर दो बस, ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो 3 पॉइंट को कोलिनियर प्रूफ करना है तो क्या करेंगे, 2 वेक्टर को कोलिनियर प्रूफ कर देंगे। अगर 4 पॉइंट को कोलिनियर प्रूफ करने आ गया तब क्या करोगे, 3 वेक्टर को कोलिनियर प्रूफ कर देंगे। बढ़िया। अब चलते हैं आज का आखिरी अरे खत्म, चलो तो कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, यहाँ पर लिखा गया। अब क्या जान लोगे मेरी। तो एक्सरसाइज 5.3 अब आप रेडी हो कि आप कर सकते हो, तो ट्राई करना जरूर। जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड, चाहे वो उसका फॉर्मूला हो, ठीक है, चाहे उसका जो है यूज हो, जैसे एंगल निकालने में। एक और मुझे प्रॉपर्टी में आपको बता देता हूँ जो कि आपकी यूज होने वाली है, मैं आई थिंक स्लाइड में लिखना भूल गया हूँ, तो ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर होता है तो वो किसके बराबर होता है, वो बराबर हो जाता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के। अब बोलोगे सर ये तो बहुत छोटी चीज है, अगर 2 × 3 करते हैं तो वो 3 × 2 के बराबर ही तो आएगा, पर नहीं है। ये सिर्फ ना डॉट प्रोडक्ट में ऐसा होता है कि अगर आप ए डॉट बी करोगे ना तो ये बी डॉट ए के बराबर आता है। ये प्रॉपर्टी है डॉट प्रोडक्ट की, तो उसको एक अलग से कॉपी में अच्छे से इसको स्टार बना के लिख लेना, जिसमें ये क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ अ डॉट वेक्टर। अगर ए डॉट बी निकालोगे तो बी डॉट ए के बराबर आएगा। क्या ये हमेशा ट्रू नहीं होता? ऐसा हमेशा ट्रू नहीं होता। जब हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहे होंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो वो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के बराबर नहीं आता है, उल्टा वो नेगेटिव हो जाता है। तो सीखेंगे हम इन सब बातों को। तो ठीक है, खत्म करते हैं यार। थैंक यू।